Hello, good evening, everyone. Today we are going to discuss a big conflict that is in current. अभी रिसेंट में एक बहुत बड़ा वॉर जैसी सिचुएशन जो आप देख रहे हो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में, उस सब को लेकर इस इशू को कवर करने वाले हैं आज हम लोग। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूँ इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैलेस्टाइन एंड इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से आज इतना सारा विवाद इकट्ठा हो गया है, और देख रहे हैं कि दोनों साइडों से बम गोलों की बरसात हो रही है। एक साइड पैलेस्टाइन जो लगातार, वहाँ का हमास जो ग्रुप है वो लगातार रॉकेट लॉन्च किए जा रहा है, और जबकि दूसरी साइड अगर देखें तो इसराइल भी गोले पे गोले दागे जा रहा है। आखिर क्या है एक ख़ास बात जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ होना शुरू हुआ? ईद के बाद, ईद का जो दिन खुशियों का दिन होता है, कैसे मातम में बदलता शुरू हो गया इस फ़िलिस्तीन के अंदर और इज़राइल के अंदर। ऐसी क्या सिचुएशंस आ गई थी, सारी चीज़ों के बारे में और डीपली डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। जैसे कि वी नो कि इज़राइल अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल कंट्री माना जाता है, जहाँ की एक एजेंसी, सीक्रेट एजेंसी जिसको हम लोग रॉ बोलते हैं, यहाँ के रॉ का नाम है मोसाद। मोसाद अपने आप में बहुत बड़े बड़े मिशन के लिए जाना जाता है। इसने इंटरनेशनली बहुत ही बड़े बड़े मिशन किए हैं। जैसे हमारे यहाँ की एजेंसी का नाम रॉ है, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग। ऐसी ही इज़राइल की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है मोसाद। इज़राइल अपने आप में बहुत ही बड़ा इशू। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है, क्या इज़राइल कभी देश था? क्या इज़राइल का क्या अपना पुराना इतिहास, पुराना एग्जिस्टेंस है? अगर आप बात करें तो शायद 1917 से पहले इज़राइल नाम की कोई हस्ती, कोई देश कोई नहीं था। कोई जानता भी नहीं था कि इज़राइल कभी बनेगा। कहानी बहुत लंबी है इसके पीछे। आज मैं आपको सारी कहानियाँ समझाऊंगा। उससे पहले आज का विवाद जो है वो आपको समझा दूँ कि आखिर क्यों इस तरीके का कॉन्फ्लिक्शन होना शुरू हुआ। जैसे कि यहाँ का एक ग्रुप जिसका नाम है हमास। हमास एक तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो ये चाहता है इंडिपेंडेंस ऑफ पैलेस्टाइन, कि पैलेस्टाइन को पूरी तरीके से आज़ादी मिल जाए। ये सुनने को मिलता है कि इज़राइल पूरे तरीके से इंटरप्ट किए जा रहा है, इंटरवेंशन किए जा रहा है पैलेस्टाइन के बॉर्डर के अंदर। इज़राइल ने पूरे तरीके से पैलेस्टाइन को सिकोड़ दिया है, बार बार अटैक कर करके उसने अपना एक्सपेंशन बढ़ा लिया है। यहाँ का एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है हमास, ये हमास पैलेस्टाइन की आज़ादी चाहता है। इसका मकसद, इसका मोटिव यही है। यही हमास ग्रुप है जिसने रॉकेट चलाने शुरू कर दिए थे इज़राइल के ऊपर। क्या थी इवेंट, ज़रा थोड़ा सा बैक चलते हैं। मैं ज़रा ईद के माहौल की तरफ बढ़ता हूँ। पहले बात करूँ आपसे 9 और 10 की। 9 और 10 ऑफ मई क्या सेलिब्रेशन था? इज़राइल के अंदर बड़ा खुशी का टाइम था, पैलेस्टाइन में भी खुशियों का वक्त था। एक्चुअली 9 और 10 मई को जेरूसलम डे मनाया जाता है। व्हाट इज सेलिब्रेटेड? जेरूसलम, जिसको यूएस इज़राइल की कैपिटल मानता है। जेरूसलम इज कंसीडर्ड द कैपिटल ऑफ इज़राइल। लेकिन बाय द वे इज़राइल, इसकी कैपिटल है क्या इज़राइल की? इज़राइल की कैपिटल जेरूसलम है, लेकिन इंडिया ऑफिशियली इसकी कैपिटल जेरूसलम नहीं मानता, तेल अबीब को इसकी कैपिटल मानता है। तेल अबीब को हम इसकी कैपिटल मानते हैं, लेकिन यूएस इसकी कैपिटल जेरूसलम मानता है। पढ़ेंगे ऐसा क्यों है, वो सारे के पीछे क्या डिप्लोमेसी है। बाय द वे 9 और 10 मई को जेरूसलम के अंदर जेरूसलम डे मनाया जा रहा था एक तरीके से। जेरूसलम, जहाँ आप जानते हैं भगवान ईसा मसीह, ठीक है, जहाँ उनका क्रूसिफिकेशन हुआ था, उनको एक क्रूसिक्स के ऊपर लटका दिया गया था, एक फांसी के फंदे की तरह, मतलब उनको लटका दिया गया था लकड़ी की सलाखों के ऊपर। तो बात शुरू होती है कि पैलेस्टाइन जो प्लान है एक तरीके से, तो इसमें जेरूसलम का विवाद पहले पढ़ लूँ, तब मैं आपको पैलेस्टाइन और इज़राइल की पूरी कहानी सुनाऊंगा। एक पार्टीशन प्लान था 1947 का, इसको पार्टीशन प्लान के नाम से जानते हैं। पार्टीशन प्लान 1947। पार्टीशन प्लान 1947 क्या कहता है? जेरूसलम वॉज
जेरूसलम जो है वो एक तरीके से किसके द्वारा गवर्न की जाएगी, बाय यूएन। एक्चुअली जेरूसलम को लेकर बड़ा विवाद था कि पैलेस्टाइन अपनी साइड इसको चाहता था कि जेरूसलम हमारा हो, दूसरी साइड इजराइल ये कहता था नहीं जेरूसलम हमारा है। बहुत बड़ा विवाद था इसको लेकर। तो एक पार्टीशन प्लान 1947 आया था। इस पार्टीशन प्लान 1947 को लेकर ये डिसाइड किया गया कि इसको गवर्न करने का काम यूएन करेगा, मतलब यूएन जेरूसलम सिटी पर अपना पूरा गवर्निंग बॉडी रखेगा। एक तरीके से पूरा गवर्निंग का हक यूएन के पास होगा, यूनाइटेड नेशन, जिसको आप जानते ही हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया में पीस को मेंटेन करना चाहता है। ये वर्ल्ड वॉर आपके सेकंड के बाद जो बनाया गया था कि पूरी दुनिया में शांति कायम हो, वही यूएन की बात कर रहा हूँ, जिसने एक पार्टीशन प्लान 1947 लेकर आया कि जेरूसलम किसका होगा। उसने कहा इस पर यूएन डिसाइड करेगा, मतलब एक तरीके से यूएन गवर्न करेगा। अगले ही दिन, मतलब ये जो डेट थी उसके अगले दिन आपको बताऊं कि 16 मई को क्या हुआ। अगले दिन जो जॉर्डन है, जॉर्डन इसका पड़ोसी देश पैलेस्टाइन का, जॉर्डन इस बात से नाखुश हो गया। 15 अगस्त 1947 को एक तरीके से ये प्लान आया, ठीक है। उसके बाद इस पार्टीशन प्लान 15 अगस्त में भूल गया कि ये आपका जो 1947 का जो प्लान आया था, ठीक है, इस प्लान के अगले दिन मतलब 16 मई को अगले ही दिन जॉर्डन ने पैलेस्टाइन का फेवर लिया। जॉर्डन उसका पड़ोसी देश है, जॉर्डन, अभी सारी चीज़ें मैप में देखेंगे। इस जॉर्डन ने पड़ोसी जो है इसने इसका फेवर लिया। चलिए पहले मैप में देख लेते हैं कहाँ है जॉर्डन, कहाँ है ये। देखिए ये और मैप निकालता हूँ मैं आपको, यहाँ से देखिए, इस मैप को ज़रा गौर से देखें तो आपको सारी कंट्रीज शायद समझ में आने लगेंगी। ये आपका अरब कंट्रीज का मैप, एक मिनट, अब देखिए गौर से। ये है सीरिया, ये है आपका जॉर्डन, ठीक है, ये है इजिप्ट, ये सीरिया, ये जॉर्डन एंड ये है आपका इजिप्ट। और इसके बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर वाला कंट्री लेबनान है, लेबनान। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पोर्शन, ये इज़राइल है। इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है वो पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन। जरा दोबारा से देख लीजिएगा इस मैप में क्या क्या आपको कंट्रीज दिख रही हैं। 1 मिनट प्लीज़। ये देखिए ये कंट्रीज है, ये जॉर्डन हो गया, ये आपका सीरिया हो गया और ये इधर साइड इजिप्ट आ गई। इसके बीच में ऊपर जो येलो कलर का ये दिख रहा है आपको, ये येलो कलर की कंट्री लेबनान है। और उसके बाद ये पूरा जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, इसके बीच में ये कुछ एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक ये पैलेस्टाइन के अंडर है। और बचा हुआ एरिया ये सब इधर का सारा एरिया जो है वो इजराइल के अंडर में, ठीक है। और किसी मैप से भी ज़रा देख लेते हैं। ये देखिए, अगर आप इस तरीके से देखिए, ये मेडिटेरियन सी में ओपन होती हैं कंट्रीज़। ये और जूम करूँ, यहाँ से देखिए, ये आपका जॉर्डन हो गया, इधर सीरिया है, इधर आपका ये इजिप्ट है इधर की साइड। और ये जो कंट्री है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जो देख रहे हैं ये आपका इजराइल है। ऊपर की साइड ये वाला एरिया जो है वो लेबनान है, ठीक है। और इसके बीच में ही पैलेस्टाइन है, फिलिस्तीन जिसको बोलते हैं। हुआ क्या था आखिर? हुआ ये था, अभी मैं जो आपको इतिहास समझा रहा था वो उसका हिस्ट्री ये थी कि अगले दिन जॉर्डन ने अटैक कर दिया। जेरूसलम को लेकर प्लान बता रहा था ना, क्योंकि ये झगड़ा जेरूसलम को लेकर है। जो आज झगड़ा चल रहा है, जो बम गोले रॉकेट चलाए जा रहे हैं, इसके पीछे ये शहर है जेरूसलम। क्योंकि ये जेरूसलम शहर कई सारे धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है। ये क्रिश्चियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और दूसरा मुस्लिम लोगों के लिए अपनी आस्था रखता है। तो एक तरीके से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्शन होना तय है। तो इस शहर में जो कॉन्फ्लिक्शन हुआ उसके पीछे मैं थोड़ा सा पास्ट आपको समझा रहा हूँ। जब शुरुआत में इसको लेकर कॉन्फ्लिक्शन हुआ तो यूएन ने एक पार्टीशन एक्ट लेकर आया,
1947 में। अगले ही दिन जॉर्डन ने क्या किया, जॉर्डन भाई साहब भिड़ गया किससे, जॉर्डन ने पैलेस्टाइन के फेवर में अटैक कर दिया था जेरूसलम के ऊपर। जब इसने जेरूसलम के ऊपर अटैक किया तो बाद में ये रिजल्ट निकला कि 1967 में इजराइल ने जेरूसलम को वापस जीत लिया। शुरुआत में तो जॉर्डन जीत गया, मतलब आप देखिए कि शुरुआत में इस पार्टीशन के बाद जॉर्डन ने इस पर अटैक कर लिया और जॉर्डन जीत गया, लेकिन इसको वापस पा लिया दोबारा से इजराइल ने। मतलब आप देखें कि इस वॉर में सबसे पहले ये पार्ट कॉन्फ्लिक्ट का था और कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट होने की वजह से इसे यूएन में भेज दिया गया। यूएन ने कहा कि हम गवर्न करेंगे, लेकिन ये बात रास नहीं आई कि इसको जॉर्डन को, और जॉर्डन ने इसको जीत लिया और एक तरीके से कहूँ कि पैलेस्टाइन के ही अंडर आ गया। और उसके बाद दोबारा से क्या होता है, 1967 में इजराइल ने फिर इस पर अटैक कर दिया। इजराइल ने जब इस पर अटैक कर दिया 1967 में, तो इजराइल के अटैक के बाद जेरूसलम जीत लिया गया। 6 दिन का वॉर कहलाता है, 6 डे वॉर। 6 डे के वॉर में, 6 डेज वॉर, इस 6 दिन के युद्ध में जेरूसलम इजराइल ने जीत लिया। एंड इसके अलावा इतना जीता, मतलब धो धो के इजराइल ने जेरूसलम तो जीता, इसके अलावा ये घुसता चला गया अंदर तक, मतलब अब छोड़ेंगे ही नहीं, ये तो जेरूसलम की बात है, हम तुम्हारा मतलब जहाँ तक अधिकार कर पाएंगे वहीं तक कर लेंगे। और फिर ये फिलिस्तीन के अंदर घुसता चला गया भाई साहब। फिलिस्तीन छोड़ो, जॉर्डन के बॉर्डर्स के आसपास, जॉर्डन के एरिया और ये सारे एरियाज इसने अपने अंडर में कर लिए। मतलब इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा, इतनी तेज़ी से इजराइल ने अटैक किया कि इसने इन्वेशन शुरू कर लिया। मतलब काफ़ी सारे पार्ट्स इसने जीत लिए, जेरूसलम के आसपास के पार्ट्स। फिर क्या कहानी होती है, कहानी ये होती है कि 1967 में 9 और 10 मई को जॉर्डन, इजिप्ट, जब इनको लगा कि हमारा देश भी नहीं बचेगा, मतलब ये जो चाचा का घर बचाने चले थे, जब इनको लगा कि हमारा ही घर नहीं बच रहा है तो चाचा का घर कहाँ से बचाएं, तो इन्होंने जॉर्डन और इजिप्ट ने एक्सेप्ट कर लिया इजराइल को। मतलब इसमें एक संधि हुई, एक अकॉर्ड हुआ, और इस अकॉर्ड के माध्यम से इजिप्ट ने भी, और क्योंकि इजिप्ट के भी एरिया चले गए थे और जॉर्डन ने भी, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब इसने क्या संधि रखी, ये रुक ही नहीं रहा था, मान ही नहीं रहा था, बोले रुकूंगा, कंडीशन है। कंडीशन क्या, तो इसने ये कंडीशन रखी इजिप्ट और जॉर्डन के ऊपर कि तुमको जब छोड़ा जाएगा, तुम्हारी जगह जब छोड़ूंगा मैं, जब तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। एक्सेप्ट कर लोगे मतलब ये कह दोगे हाँ इजराइल एक कंट्री है, इजराइल को एक कंट्री के रूप में आप एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं मान जाऊंगा। फिर आप कहोगे सर इजराइल कंट्री नहीं थी कि, भाई साहब इजराइल कंट्री पहले नहीं थी। इजराइल कंट्री बसाने का क्रेडिट खासकर अंग्रेज़ों को, या कहूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ को जाता है। तो भाई इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, तो इन्होंने मरता क्या नहीं करता वाला काम किया। जॉर्डन ने, इजिप्ट ने इजराइल को कंट्री के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। कोई बात नहीं, जेरूसलम इजराइल ने अपनी कैपिटल बना ली एंड देन गॉट बैक इट्स पार्ट्स, और फिर उसके बाद जॉर्डन को और इसके सारे पार्ट्स वापस कर दिए जेरूसलम डे। और जेरूसलम डे जो इसने मतलब अपना गेन किया, ये कब की बात है, मतलब जब जॉर्डन ने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट की, वो डेट थी 9 और 10 मई की। 9 और 10 मई को इजराइल ने जेरूसलम जीत लिया। और तभी जेरूसलम डे कब मनाया जाता है, 9 और 10 मई को। यहाँ से कहानी शुरू हुई है 9 और 10 मई से, जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप लोगों को पता होगा। तो 9 और 10 मई को जेरूसलम डे मनाया जाता है। यहाँ से आपको ये एक छोटी सी स्टोरी समझ में आ गई होगी। 9 और 10 मई क्या है, एक्चुअली हिब्रू कैलेंडर है। इजराइल में जो कैलेंडर चलता है उस कैलेंडर को हम लोग हिब्रू कैलेंडर बोलते हैं। हिब्रू कैलेंडर, इसमें आइवर एक मंथ होता है, IVER, आइवर मंथ हम लोग मई पढ़ते हैं। जैसे अपने यहाँ हिंदी में भी मंथ होते हैं, चैत वैसाख जेठ आषाढ़ सावन, इसी तरीके से इनके यहाँ पे भी मंथ होते हैं। उनका मंथ आइवर मंथ कहलाता है। और आइवर मंथ हिब्रू कैलेंडर में, मतलब एक तरीके से इंग्लिश कैलेंडर से कंपेरिजन करें तो वो 9 और 10 में, मतलब ये 9 मई की शाम से शुरू होता है और 10 मई की शाम तक सेलिब्रेशन चलता है। और ये कहलाता है जेरूसलम डे का सेलिब्रेशन। मतलब इजराइल में चल रहा था सेलिब्रेशन, तभी ईद का माहौल भी था, जैसे आपको पता है।
तो कहानी कैसे शुरू हो गई? कहानी यही शुरू हुई, ये सेलिब्रेशन कर रहे थे और उधर नमाज अदा की जा रही थी। इसके अंदर जेरूसलम के अंदर 4 एरिया हैं। जरा आप देखिए कितना कॉन्फ्लिक्टेड मुद्दा है, इस मैप के माध्यम से आपको समझाऊँ। ये है जेरूसलम, इसको देखिए, ये जेरूसलम शहर है। इस जेरूसलम में 4 क्वार्टर्स हैं। एक मुस्लिम क्वार्टर है, मतलब यहाँ पे नमाज अदा की जाती है, मस्जिद। टेम्पल माउंट है यहाँ पर। इसके अलावा ये ज्यूइश के क्वार्टर्स हैं, ज्यूइश पीपल्स मतलब इजराइल के पीपल्स के। यहाँ पे आर्मेनियंस क्वार्टर्स हैं, यहाँ पे क्रिश्चियंस क्वार्टर्स हैं। ये टेम्पल माउंट इन्हीं का ही है, ठीक है। तो देखिए ये मेन 4 लोग हैं यहाँ पर। एक तो आर्मेनियन लोग क्रिश्चियंस होते हैं, ये क्रिश्चियंस उसको मानते हैं। तो आर्मेनियंस की और चर्च क्वार्टर की कोई लड़ाई नहीं है इन दोनों की। यहाँ पे कोई भी एक संघर्ष का मुद्दा नहीं है इन दोनों के बीच में। एक मिनट, इन दोनों के बीच में, आर्मेनिया क्वार्टर्स और चर्च क्वार्टर्स के बीच में मेन लड़ाई है, जहाँ पर ये ज्यूइश क्वार्टर्स हैं, यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा था। और इसमें अंदर की साइड जो मुस्लिम क्वार्टर्स हैं, यहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी। भीड़ इकट्ठी हो गई और काफ़ी सारे जो सेलिब्रेशन करते हैं ना, हम लोग तो पटाखे छोड़ते हैं भाई साहब, यहाँ पे बहुत तेज़ी से जश्न मनाया जाता है। तो ये सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा था जेरूसलम के अंदर। यहाँ से दंगा शुरू होता है और वो दंगा आज के टाइम में वॉर का रूप ले चुका है। ये मेन कॉन्फ्लिक्शन का रीज़न आपको यहाँ से समझ में आया। इस सिटी के पीछे झंझट है, क्योंकि यहाँ पर ईसा मसीह को सूली पे लटकाया गया था, उनको क्रूसिफाइड किया गया था। इसलिए क्रिश्चियंस लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है, तो क्रिश्चियंस लोग इसको मानते हैं। इसके अलावा मुस्लिम लोग इसको अपना वो मानते हैं। इनका मानना है कि यहाँ से उनके जो क्या नाम है, गुरु जो है, मुस्लिम गुरु रिफॉर्मर्स, वो यहाँ से जन्नत को गए थे, ठीक है। मोहम्मद साहब ने यहाँ से जन्नत की यात्रा की थी, इसलिए ये मुस्लिम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्रिश्चियंस लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था। यहाँ पर इब्राहिम जो है, इनके क्या नाम है, ज्यूइश धर्म के, ठीक है, उनका प्लेस है ये। इस वजह से ये यहूदी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप देखिए एक शहर जहाँ पे इस पूरे शहर में 4 जगह, 4 मतलब एक तरीके से कहूँ 4 पार्ट हैं। मेन 3 धर्मों की बात की जाती है कि एक तरफ तो ज्यूइश पीपल्स का, दूसरी साइड मुस्लिम पीपल्स का, तीसरी साइड देखने को मिलता है क्रिश्चियंस पीपल्स का। और इसी वजह से ये कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है और लड़ाई शुरू हो गई इन 2 कम्युनिटीज़ के बीच में, मुस्लिम क्वार्टर्स और इधर जेरूसलम में ज्यूइश क्वार्टर्स के बीच में। क्योंकि ज्यूइश क्वार्टर्स अपने लोग, ये लोग जेरूसलम डे सेलिब्रेट कर रहे थे और वही टाइम था कि वहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही थी। इनको लगा नमाज में अवरोध उत्पन्न किया गया है। ये एक इम्पोर्टेंट बात थी, यहाँ से कहानी शुरू हुई थी। तो आपको ये झंझट तो समझ में आ गया होगा कि आखिर ये झगड़े की जड़ है, ठीक है। अब मैं ज़रा थोड़ी सी और कुछ बातें आपको समझाऊँ। ज़रा यहाँ से मैप को देखिएगा, ये है आपका, थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाए, ये मैप है आपका। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया, यहाँ से ये वाला, ये सब इजराइल है। ये पूरा ये एरिया इजराइल है, ठीक है। ये इसका पड़ोसी देश जॉर्डन है। नीचे की साइड, इधर की साइड आइए सऊदी अरबिया है, इधर की साइड आइए ये इजिप्ट है, उधर की साइड आप देखेंगे, ठीक है। अब इसको देखिएगा, इस इजराइल में ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं जेरूसलम, जिसको यह अपनी कैपिटल कहता है, ठीक है। यहाँ ऊपर की साइड एक वेस्ट बैंक वाला एरिया है, ये डेस्पोटेड एरिया है। आप कहेंगे वेस्ट बैंक, आप मैप तो पढ़ चुके हैं कि ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। और ये वाला एरिया वेस्ट बैंक कैसे हो गया? ये तो ईस्ट में है और ये वेस्ट में है। भाई इसको वेस्ट बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जॉर्डन रिवर बहती है। उस जॉर्डन रिवर का ये वेस्ट कोस्ट है। जैसे ये रिवर बह रही है जॉर्डन, तो वो जॉर्डन का ईस्ट कोस्ट इधर है और वेस्ट कोस्ट इधर है। तो ये वेस्ट कोस्ट है जॉर्डन का, इस वजह से इसको वेस्ट कोस्ट के नाम से, मतलब एक तरीके से इसको हम लोग वेस्ट बैंक बोलते हैं, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है यहाँ का। इसके अलावा और कौन कौन से एरियाज़ हैं? ये है गाजा स्ट्राइप, ठीक है। ये है वेस्ट बैंक, ठीक है। इधर की साइड ये इजिप्ट है
और तेल अवीव, मैंने आपको बोला था कि हम लोग तेल अवीव को कैपिटल मानते हैं, तो हम जो कैपिटल मानते हैं वो तेल अवीव को मानते हैं, तेल अवीव ये हमारे लिए कैपिटल्स है, जबकि यूएसए वगैरह जेरूसलम को कैपिटल मानते हैं। जेरूसलम एक कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है और हमारे जो रिलेशंस हैं इंडिया के वो पैलेस्टाइन से भी और इजराइल से, दोनों से ही एक अच्छे रिलेशंस हैं। तो इस वजह से एक डिप्लोमेटिक रीजन की वजह से हम लोग ने तेल अवीव को कैपिटल माना है, जबकि यूएसए इजराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर्स है और इजराइल जो है मेनली यूएस के लिए ही काम करता है। इनडायरेक्टली आपको बोलूँ तो इजराइल की कैपिटल जेरूसलम यूएस मानता है। ये है यहाँ का एरिया। ऊपर मैंने आपको बताया गोलन साइट एक जगह है यहाँ पे, ये रही गोलन साइट, देखिए ये वाला एरिया गोलन साइट कहलाता है। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे ये तेल अवीव है। इधर वाला जो एरिया यहाँ पे है वो वेस्ट बैंक कहलाता है, डिस्प्यूटेड एरिया है। बीच में ये जेरूसलम है, यहाँ पे ये शहर है इसका। इधर ये गाजा स्ट्राइप है, गाजा पे आपने सुना होगा गाजा से दागे गए थे। मेन झगड़ा यहाँ से गाजा से हुआ है। एक्चुअली क्या है, गोल्डन यहाँ पे गाजा स्ट्राइप्स के पास हमास ग्रुप सक्रिय है और हमास इधर भी सक्रिय है। हमास जो है वो एक तरीके का ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है जो पैलेस्टाइन की आज़ादी चाहता है, ठीक है। तो पैलेस्टाइन यहाँ पे भी एक्टिव है, मतलब ये हमास और यहाँ पे भी एक्टिव है। तो गाजा से ये झगड़ा शुरू हुआ है। अब मैं ज़रा आपको इसके पास्ट में ले चलता हूँ पैलेस्टाइन के, कि क्या इजराइल के पास्ट में। आप देखिए यहाँ से इस मैप को थोड़ा गौर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि वास्तव में क्या है ये कहानी। ये है पैलेस्टाइन लॉज ऑफ लैंड 1947 टू प्रेजेंट। 1947 से आज तक कितनी सारी लैंड ये अपनी खो चुका है पैलेस्टाइन। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाने के लिए ये मैप दिया हुआ है कि कितना लॉस इसका हो चुका है, कितना लॉस हुआ है। देखिए ये जितनी भी ग्रीन आपको इस मैप में दिख रही है, ये ग्रीन एरिया सारा पैलेस्टाइन का है, सारा ग्रीन एरिया ये पैलेस्टाइन का है आपको जो दिखाई दे रहा है। अब देखिए अगले पार्ट में ये जितना भी ग्रीन एरिया है वो पैलेस्टाइन का है। इस पार्ट में आइए, ये ग्रीन एरिया पैलेस्टाइन का है। अब इसमें देखिए ये ग्रीन एरिया पैलेस्टाइन का है। इजराइल ने क्या किया, पहले इजराइल केवल ये वाइट जहाँ भी दिख रहा है आपको यहाँ तक सीमित था इजराइल, मतलब ज्यूइश लोगों के सेटलमेंट यहाँ तक थे। फिर नेक्स्ट इजराइल यहाँ तक आगे बढ़ गया। फिर इजराइल, ये देखिए ये पूरा इजराइल यहाँ तक आ गया। फिर इजराइल पूरे तरीके से ही कब्जा कर चुका केवल कुछ पोर्शन को छोड़कर। तो ये एक मेन चीज़ निकल के आती है कि इजराइल ने कैसे ये सब काम शुरू किया। ये मैप था 1947 का। ये 1947 का पार्टीशन प्लान, जिसमें जेरूसलम जो था वो यूएन के फेवर में चला गया था। देखिए ये येलो से बना हुआ होगा, अलग से दिख रहा होगा आपको। ये 1967 का है, ठीक है। ये पैलेस्टाइन का रीजन अलग हो गया। और आप देखिए 1967 में यहाँ पर आप क्या नोटिस करते हैं, तो इसमें ये नोटिस कीजिएगा कि जेरूसलम ये पूरा जो एरिया है वो पैलेस्टाइन के अंडर में है। आगे बढ़ते हैं। तभी 1967 में अटैक कर दिया था इसने। इस अटैक के बाद देखिए क्या क्या बचा इसके पास, ये ना के बराबर एरिया, ये वाला एरिया बचा हुआ है और केवल ये एरिया हल्का सा इसके पास बचा हुआ है, बस पैलेस्टाइन के पास सब कुछ इसका जा चुका है। अब ज़रा थोड़ा सा इतिहास में बढ़ते हैं, कहाँ से आया ये इजराइल, क्या पहले भी कभी इजराइल था। देखिए इसकी कहानी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इसकी कहानी अगर शुरू होती है तो 1917 में चलते हैं, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अगर आपको याद हो तो। इट वाज ऑल पैलेस्टाइन। 1917 में इसराइल कोई कंट्री नहीं थी, इजराइल कोई कंट्री नहीं थी, कंट्री थी तो पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन एग्जिस्ट था, इससे पुराना देश है पैलेस्टाइन। 1917 में पूरा पैलेस्टाइन होता था। नो कंट्री वॉज एग्जिस्ट लाइक इजराइल, इजराइल जैसा कोई देश वहाँ पे नहीं था। कब की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, 1917 की। कोई कंट्री नहीं थी, नो इजराइल, कोई इजराइल नाम का कोई भी देश नहीं था। फिर कहाँ से आ गया ये, फिर देखिए उस टाइम अगर आपने सुना हो ज्यूज वर पावरफुल इन जर्मनी, जर्मनी में ज्यूज पीपल पावरफुल थे। और आपने एक हॉलोकॉस्ट सुना होगा कि हिटलर ने हॉलोकॉस्ट कराया था ज्यूज पीपल्स का। ये कहानी सुनी है आपने, सुनी होगी जरूर। तो ये हुआ कि 1914 और 1918 के बीच में, 1914 और 1918 के बीच में जब ये वॉर चला था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला था, तो जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी वॉर हार गई थी। जर्मनी वॉर हार गई थी, इसमें रिजल्ट ये निकला बर्सेली की एक संधि हुई थी, जिसको बर्सेले ट्रीटी बोलते हैं, जब जर्मनी हार गया था।
तो अ नंबर ऑफ टैक्सेस वर इम्पोज ओवर जर्मनी, जर्मनी के ऊपर काफ़ी सारे टैक्सेस वगैरह लगाए गए थे। फ्रांस ऑल्सो कन्क्वर्ड मैनी टेरिटरीज, फ्रांस ने भी काफ़ी सारी टेरिटरी जो थी वो जीत रखी थी। ज्यूज वर कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, जर्मनी के हारने की जिम्मेदारी किसने क्या बताया, बोले हमारा जर्मनी नहीं हारता, ज्यूज वर रिस्पॉन्सिबल, ज्यूज पीपल की वजह से जर्मनी की हार हुई है। अगर जर्मनी हार गई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने कहा कि जर्मनी की डिफीट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये ज्यूज पीपल्स। तभी तो हिटलर ने इनको कटवाना शुरू किया, इनको मरवाना शुरू किया था, एक कमरे में बंद करवा के गैस छोड़ दी जाती थी, हॉलोकॉस्ट कराया था, तो ये सब कराया था हिटलर ने। तो इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया कि इन लोगों ने एक्चुअली, काफ़ी सारे लोग तो पहले ही माइग्रेट हो चुके थे यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर, खासकर ज़्यादातर ज्यूज पीपल अमेरिका में रहते हैं, जितने इजराइल में नहीं रहते उससे ज़्यादा अमेरिका में रहते हैं, क्योंकि ज्यूज एक जो कम्युनिटी थी, ये लोग पढ़े लिखे अच्छे होते थे और टेक्निकल काफ़ी शार्प माइंड होता है इन लोगों का। ये लोग पहले ही पलायन करना शुरू हो गया था, माइग्रेट्स होना शुरू हो गए थे वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही, क्योंकि हिटलर भाई इनके पीछे पड़ा हुआ था। तो कुछ लोग अमेरिका चले गए, कुछ लोग यूरोप में चले गए थे। मैं आपको कहानी बता रहा हूँ कहाँ की, ज्यूज पीपल्स की, जिनका देश आज के टाइम में इजराइल है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये होना शुरू हुआ। फिर रिसेंट 2 डेज आज के टाइम में जो यहूदी पीपल है, ज्यूज पीपल्स हैं, इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यूएस में है, इतनी इजराइल के अंदर भी नहीं है। फिर क्या हुआ सर जी 1914 के बाद, तो 1914 के बाद की कहानी भी सुन लीजिएगा। 1914 के बाद जो शुरू हुआ वो ये था कि हिटलर ने ज्यूज पीपल्स का जीनोसाइड कराना शुरू कर दिया था। जीनोसाइड मतलब बहुत सारे लोगों को मार गया, गैस चैम्बर में मारा गया था। गैस चैम्बर इंसिडेंट आपने पढ़ी होगी। हिटलर ने क्या किया पूरे तरीके से, हिटलर था, जर्मनी में पावरफुल था, विद इन 20 ईयर्स टू प्रिपेयर इट फॉर अनदर वॉर, 20 साल के अंदर बताओ तैयार हो गया दूसरे वॉर के लिए, तो पावरफुल तो होगा ही, और जर्मनी के पास पावर थी नो डाउट। वो तो 1917 में यूएस आ गया था बीच में, इस वजह से वो वॉर हार गया फर्स्ट वाला, वरना शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हिटलर नहीं हारता। लेकिन जो भी हुआ हो 20 सालों तक अपने आप को इसने तैयार कर लिया, दूसरा वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड के लिए इसने तैयार कर लिया था। मतलब आप देखिए कि 1914 टू 1980 में ये वॉर था, और अगले वॉर के लिए इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गया। मतलब कोई भी कंट्री में अगर वॉर हो जाए भाई तो ऐसे चुप बैठ जाती। जापान ही देख लो, उसे आज तक रोना धोना उसका ख़त्म नहीं हो पा रहा है बेचारे का, भले ही कितना भी प्रॉस्पेरस है, लेकिन भूल नहीं पाएगा उस वॉर को कभी भी। तो 1939 में पहला वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने अनाउंस किया, वॉर अनाउंस करा हिटलर ने, मेनली शुरुआत हिटलर ने की। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में मतलब जो चला था लगभग 4 सालों के करीब, 3 साल में ही उसने आसपास के देशों को हराना शुरू कर दिया था। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे लोग इस हैंडीकैप हो चुके थे जर्मनी की वजह से, मतलब इतना पावरफुल था ये। ज्यूज पीपल्स जो थे वो भाई साहब डरे हुए तो पहले ही बैठे थे। इन्होंने कहा हमें बचा लो भैया, हम तो मारे जाएंगे, क्योंकि हिटलर ये वॉर जीत गया तो छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। तो इस वजह से जो ज्यूज पीपल्स थे वो अब एलाइड ग्रुप की हेल्प मांग रहे थे। मैंने आपको 2 पावर्स पढ़ाई हैं ऑलरेडी, एलाइड और एक्सियल पावर। एक्सियल पावर में ये जर्मनी वगैरह है, और एलाइड पावर में ये फ्रांस यूरोप वगैरह, यूरोप की कंट्री है, कोई बात नहीं। तो फ्रांस वगैरह था, फ्रांस और ब्रिटेन वगैरह। तो एलाइड कंट्री में ब्रिटेन और फ्रांस से इन्होंने हेल्प मांगी कि भाई प्लीज़ हमें हेल्प कर दो। यूरोपियन कंट्री से जब ये इन्होंने हेल्प मांगी तो एलाइड कंट्री जो थी जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया। किस तरीके का इन्होंने एग्रीमेंट किया, इन्होंने ठीक है हम आपको मानते हैं, इसको एक तरीके का जो एग्रीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया कि ज्यूज़ का जो बर्थ प्लेस है मतलब जेरूसलम, ठीक है, जो ज्यूज़ लोगों का बर्थ प्लेस है जेरूसलम माना जाता है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, दीज जो कंट्रीज़ हैं, इन लोग कंट्रीज़ ने मिलकर मेड ज्यूज़ पीपल टू टेक रिफ्यूजी इन पैलेस्टाइन। इन्होंने कहा ठीक है हम तुमको जगह दिलवाते हैं। मतलब इन लोगों की हेल्प करने का जिम्मा किसने ले लिया, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी कंट्री ने ले लिया, और इनके लिए रिफ्यूजी कैंप्स की तरीके से मतलब आपको रहने की जगह मिल रही है, ऐसे मानो। तो रिफ्यूजी कैंप्स कहाँ सेटल कर दिए गए, पैलेस्टाइन सेटल कर दिए गए ब्रिटेन गवर्नमेंट की मदद से, ठीक है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज की मदद से, ब्रिटेन और फ्रांस से मतलब इजराइल के लोग जो थे ज्यूज पीपल्स को यहाँ पे पैलेस्टाइन में सेंड कर दिया गया। बोले तुम यहाँ पे रुको, जब तक वॉर चल रहा है तब तक आप यहाँ पे रुको, हम आपकी सिक्योरिटी की
मतलब अश्योर करते हैं आपके लिए, कोई बात नहीं। चला, पैलेस्टाइन उस टाइम में ब्रिटिश टेरिटरी थी, मतलब हो सकता है पैलेस्टाइन उस टाइम परमिशन नहीं देता, लेकिन पैलेस्टाइन पे पहले ब्रिटेन का रूल था। हम तो पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि ब्रिटेन भाई साहब सूरज जिसका कहीं अस्त नहीं होता था, ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो ये जो ब्रिटेन था, इस ब्रिटेन ने क्या किया, इस ब्रिटेन ने खुद का यहाँ पे शासन करता था। तो किसके द्वारा रूल किया जाता था, तो यहाँ पे रूल किया जाता था पैलेस्टाइन रूल्ड बाय ब्रिटेन, यहाँ ब्रिटेन रूल करता था। तो यहाँ पे इसने किसको भेज दिया, ज्यूज पीपल्स को, मतलब जो ज्यूज पीपल्स थे उनको यहाँ सेटल करा दिया। जब यहाँ इनको सेटल कराया, फिर क्या होता है, ये मैं 1945 की बात बता रहा हूँ, जब वॉर ख़त्म हो गया था तब की बात बता रहा हूँ। 1945 में जब इनको यहाँ सेटल कर दिया गया, तो पैलेस्टाइन के जो पीपल्स थे उन्होंने अपोज किया। अपोज क्या किया कि आपने हमारे यहाँ पे बाहर के लोगों को लाके रख दिया है, ये गलत बात है। और जब वॉर ख़त्म हुआ था ना, तो ये डिसाइड किया गया था, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, कि जहाँ जहाँ पे जो कंट्रीज़ थी वो अपने अपनी कंट्रीज़ में पहुँच जाएंगी और वो सारी जगह खाली कर देगी। ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन को खाली किया, लेकिन बात ये नहीं थी कि यहाँ पे ये लोग ज्यूज पीपल आ गए थे, इनको वापस नहीं भेजा उसने। तो जब ज्यूज पीपल को वापस नहीं भेजा गया, तो इस बात से पैलेस्टाइन नाराज़ था। पैलेस्टाइन नाराज़ था। पैलेस्टाइन कहाँ चला गया, पैलेस्टाइन यूएन में चला गया, क्योंकि उस टाइम यूएन बना दिया गया था सारे मामलों को वर्ल्ड के सुलझाने के लिए। जब पैलेस्टाइन यूएन में जाता है, भाई यूएन भी तो उन्हीं की ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी कह लो, यूएन बनाने वाले लोग भी तो वही हैं। तो जब ये यूएन में गया, तो यूएन में P5 की एडवाइस ली गई। P5 आप जानते होंगे, पावरफुल 5, जिनके पास वीटो पावर होती है। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर, इंडिया भी बनना चाहता है लेकिन चाइना नहीं बनने दे रहा है, ठीक है। तो भाई ये हुआ कि यहाँ पे P5 मेंबर्स जो थे उन्होंने इस कहानी को सुना। कहानी को सुनने के बाद क्या हुआ, यूएन गेव 2 स्टेट थ्योरी, 2 स्टेट की थ्योरी दी। मतलब सॉल्यूशन क्या निकाला आप देखिए, यूएन ने जो सॉल्यूशन निकाला, तो यूएन ने कहा 2 स्टेट थ्योरी चलेगी, हम इन लोगों को भगाएंगे नहीं, ये रिफ्यूजी हैं। 2 स्टेट थ्योरी मतलब अब 2 स्टेट बना दिए, मतलब एक साइड इजराइल और दूसरी साइड पैलेस्टाइन। मतलब वो लोग जिनको रहने की जगह मिली थी केवल, आज वो कंट्री बन चुके थे यूएन के द्वारा। तो यूएन ने इनको एक तरीके का पार्टीशन प्लान पकड़ा दिया कि तुम्हारा पार्टीशन प्लान तैयार है, तुम पैलेस्टाइन और इजराइल में डिवाइड हो जाओ भाई। तो इस तरीके से बना था इजराइल। और महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि इट इज़ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम है जब ऐसा हुआ था। 1948 में इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, इन सब ने मिलकर इजराइल पर अटैक किया। जब इजराइल देश बन गया, इस बात से नाराज़ कौन था, इससे नाराज़ थी वो आसपास के पड़ोसी देश जो पैलेस्टाइन के दोस्त थे, वो नाराज़ थे। तो कौन कौन से लोगों ने अटैक किया, तो इसमें सब मिल गए। लो भाई, इजराइल को पकड़ाया, बोलो इजिप्ट, इजिप्ट के बाद जॉर्डन, जॉर्डन के बाद सीरिया, सब पड़ोसी, सीरिया, इराक, इन सब ने मिलकर अटैक कर दिया किस पे, इजराइल पे। पैलेस्टाइन तो था ही इसमें शामिल, लेकिन पैलेस्टाइन इतना स्ट्रांग नहीं था। तो इस चारों कंट्रीज़ ने मिलकर पैलेस्टाइन के साथ इस पर वॉर कर दिया इजराइल के ऊपर। अब हुआ क्या भाई, तो उस टाइम इजराइल गॉट द विक्ट्री। मतलब 1848 में 4 देशों को हराने वाला देश मात्र एक इजराइल, इजराइल को इसमें जीत हासिल हुई। एंड पैलेस्टाइन वाज श्रंकन, और पैलेस्टाइन छोटा हो गया। मतलब इतना धोया इजराइल ने, इतना धोया भाई साहब, धोता चला गया। तो इस तरीके से अरब जो कंट्रीज़ थी, यूएई और सऊदी अरबिया वगैरह, इन कंट्रीज़ ने एक तरीके से पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया था, ठीक है। यूएई, सऊदी अरबिया दे वर सपोर्टेड पैलेस्टाइन, ये पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रही थी। तो पैलेस्टाइन के जो रिफ्यूजी थे बेचारे बॉर्डर से भागे सेटल होने के लिए, और रिफ्यूजी कैंप में रहने लगे। इतना धो दिया इजराइल ने भाई। एंड दे मेड PLA, मतलब ये लोगों ने एक आर्मी बनाई थी जिसको बोलते हैं पैलेस्टाइन लिबरेशन आर्मी। वो लोग जो बेचारे यहाँ से भाग गए थे पैलेस्टाइन से, क्योंकि इजराइल ने उल्टा धो दिया इधर को भाई। तो ये जो पैलेस्टाइन के लोग थे, इन्होंने एक आर्मी बनाई जिसको पैलेस्टाइन लिबरेशन आर्मी कहते हैं, PLA कहलाता है ये। एक मिनट,
ये इज़राइल से बहुत नाराज़ थे। 1964 में ये मतलब ये मानो कि इज़राइल ने सबको धो दिया, पैलेस्टाइन ख़त्म हो गया, ऐसे मान लो आप, पैलेस्टाइन ना के बराबर बचा। तो पीएलए जो थी ना, जो पर्सनल रूप से चुपचाप से एक आर्मी बना ली गई थी जिसका नाम पीएलए था, ये पीएलए डिमांड करने लगी कि मुझे अपनी टेरिटरी वापस चाहिए, मतलब पैलेस्टाइन की जितनी टेरिटरी जीत ली गई हैं वो सब वापस चाहिए, सपोर्टेड बाय अरब वर्ल्ड, क्योंकि पूरी अरब सपोर्ट कर रही थी पैलेस्टाइन को। जब ऐसा हुआ तो आगे की कहानी, मतलब ये मैं 1964 की बता रहा हूँ, यहाँ से देखिए, लाओ मैं ईयर किसी और कलर से लिखता हूँ। पीएलए ने 1964 में मांग रखी कि मेरे सारे जितनी भी चीज़ें जीती गई हैं वो वापस कर दी जाए। वॉर कब हुआ था? 1948 में। 1948 में इन कंट्रीज़ ने मिलकर वॉर किया था। कोई बात नहीं। 1967 में फिर क्या हुआ? 1967 में इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, ठीक है, इन सब ने दोबारा से फिर अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। मतलब ये नहीं मान रहे थे। कौन कौन? इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, ये कंट्रीज़, इन्होंने दोबारा से अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। किसके ऊपर अटैक कर दिया? इन लोगों ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। इजराइल के ऊपर अटैक किया। इजराइल इट्स मतलब एक तरीके से देखूं तो सीरियन गोल्डन हाइट जो है ना, गोलन हाइट जो हमने अभी एक जगह पढ़ी थी, इस गोलन हाइट्स में जब अटैक हुआ तो इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया ये सब तो एक साइड थे, तो सीरियन गोलन हाइट, वेस्ट बंगाल और जो ईस्ट का जेरूसलम है, मतलब जॉर्डन से, ये जॉर्डन से एंड जो तुम्हारा सिनाई पेनिनसुला वाला एरिया है, ये सब जो एरियाज थे ना, ठीक है, इन सारे एरियाज को भाई छीन लिया गया। मतलब एलॉयड वर इन फेवर सीक्रेटली। अगर चुपचाप से कहूँ ना कि इजराइल अकेले इतने दफे इतना बड़ा वॉर लड़ रहा था, तो भाई साहब नहीं, गलत है। ये सब इजराइल वॉर लड़ रहा था यूरोपियन पावर की हेल्प से, लेकिन यूरोप के जो देश थे चुपचाप सपोर्ट कर रहे थे इजराइल को, इसी वजह से इजराइल आगे बढ़ा चाह रहा था। तो ये हुआ भाई कि ये वॉर आगे चलता रहा, आगे कहानी चलती रही, और इस वॉर में भी इजराइल बहुत पावरफुल साबित हुआ। कौन पावरफुल साबित हुआ? इजराइल बहुत पावरफुल साबित हुआ। इसके बाद चार्टर ये कहता है कि जितनी भी इन्वेडेड लैंड थी वॉर में, इज टू बी रिटर्न। कायदा यही कहता है कि जब वॉर ख़त्म हो जाता है तो जितनी जगह जीती जाती है उसको वापस करा जाता है। तो इजराइल ने मना कर दिया कि नहीं, अप्लाइड कर दी उसने कंडीशन। बोले क्या? बोले कंडीशन ये है, इजिप्ट, जॉर्डन, ये जो है ना, ये एम्बेसी बनाए। एम्बेसी बनाने का मतलब क्या हुआ कि ये हमें देश की मान्यता दे दें, रिकॉग्निशन दे दें। तो दोनों ही कंट्री ने, इजिप्ट ने भी और जॉर्डन ने भी, इजराइल को देश मान लिया था, जो मैं अभी आपको कहानी समझा रहा था। ठीक है, इस तरीके से ये 1970 का मुद्दा था और इसको सॉल्व हो गया। लेकिन 1979 में इजराइल, इजिप्ट गवर्नमेंट ने ये सब किया। फिर उसके बाद 1982 में सिनाई पेनिनसुला वापस कर दिया गया। लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रहीं और इजराइल आगे इतना पावरफुल बना। मैं आज ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करने के मूड में हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ था इजराइल का फॉर्मेशन, कि इजराइल इतना पावरफुल कैसे बना, और आज के टाइम में इजराइल काफ़ी पावरफुल कंट्री है, ठीक है। तो ये था इजराइल का फॉर्मेशन जो आज हमने पढ़ा, और जो मेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो एरिया आपको मैंने बता ही दिया, जेरूसलम वाला एरिया है। एक बार सारे मैप्स अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। देखिए, ये है आपका इजराइल, ये यहाँ पर मेडिटेरियन सी में ओपन होता है। ये मेडिटेरियन सी, जिसको भूमध्य सागर बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुँच रखते हैं हम लोग। और ये सीरिया है इधर की साइड, इधर जॉर्डन है, ठीक है, और इधर की साइड इजिप्ट है। बिसाइड दिस, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्शन वाला एरिया था, वो मैंने अभी आपको बताया, ये जेरूसलम वाला एरिया है। ये स्क्वायर जहाँ पे बना हुआ है। और ऊपर की साइड वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक है क्यों? क्योंकि जॉर्डन रिवर बहती है, उसका वेस्ट किनारा है। ये गाजा शहर है, जो अभी आज के टाइम में बहुत चर्चा में है न्यूज़ में, ठीक है। ये गोलन हाइट वाली जगह है, ठीक है। और यहाँ से इजिप्ट के बराबर से यहाँ पे एक नहर है जिसका नाम है सुएज कनाल, जिससे रास्ता शॉर्ट हो जाता है यूरोप जाने का, वो यहीं पर है। ये आपका पार्टीशन वाला सारा मैप आपको मैंने शो कर दिया। ये आपके आसपास की यूरोप की कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि कहाँ पे है आपका ये
इजराइल, तो ये रहा आपका इजराइल, अंदर है ये पैलेस्टाइन, ये है मेडिटेरियन सी, ऊपर साइड है टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इधर इजिप्ट है, ये इराक है आपका, ठीक है, इधर ईरान है, इधर पूरा आपका ये अरब वर्ल्ड है पूरा, ये कैस्पियन सागर है, इधर तुर्कमेनिस्तान वगैरह कंट्रीज़ हैं, ये है आपका, ठीक है। इस मैप को आप देखिएगा, ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है, और ये मिडिल ईस्ट कहलाता है, ये पूरा पोर्शंस, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मिडिल ईस्ट का पार्ट है, जहाँ पे ये कंट्रीज़ आप देख रहे हो सऊदी अरबिया वगैरह, ठीक है। जाने के रास्ते कैसे जाते हैं हम लोग इजराइल, इंडिया के लोग इजराइल कैसे पहुंचेंगे, चलो ये चीज़ भी सीख लें कि किस रास्ते को हम अपनाते हैं। देखिए हमारे पास एक सिंपल सा जो रास्ता है यहाँ पहुंचने का, एक मिनट यहाँ से समझता हूँ। देखिए जो एक मेन रास्ता है वो ये है, इंडिया से आप लोग यहाँ से अरेबियन सी में आएंगे, अरेबियन सी में आने के बाद ये देखिए गल्फ़ ऑफ ओमान है, एक रास्ता तो ये है, ये ऐसे करके अंदर को, लेकिन इससे भी सेफ रास्ता अगर है तो वो ये है, ये यहाँ से आप आते हैं गल्फ़ ऑफ एडन, गल्फ़ ऑफ एडन से अंदर आएंगे रेड सी, और रेड सी से आप यहाँ से एंट्री करेंगे, ये सुएज कनाल है, और सुएज कनाल से हम लोग यहाँ से मेडिटेरियन सी में पहुँच गए। यहाँ पे इजराइल हो गया, ये सीरिया हो गया, टर्की, ग्रीस, यहाँ पे हम इन कंट्रीज़ के अंदर पहुँच रखते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर होता है। आज हमने पढ़ा कि पैलेस्टाइन और इसके बीच में, इजराइल के बीच में चलने वाला विवाद क्यों है, क्या रीज़न है, क्या पैलेस्टाइन एक देश था, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इस सब का क्रेडिट, पैलेस्टाइन को बनाने का क्रेडिट जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ को, खासकर यूएस और इंग्लैंड जैसी कंट्रीज़ को जाता है। और आज के टाइम में इजराइल एक बहुत पावरफुल कंट्रीज़ के रूप में है। इंडिया अपनी डिप्लोमेसी में इसकी कैपिटल तेल अबीब मानता है, हम लोगों ने अपनी एम्बेसी तेल अबीब में बना रखी है, और जबकि यूएस इसको अपनी कैपिटल जेरूसलम मानता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक लंबे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू।